यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया है। केमिस्ट्री के अंदर हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो भी हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें दिखाई दे रही हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअल में मैटर से बने हुए हैं। वो किससे बने हुए हैं? मैटर से, मतलब मटेरियल से बने हुए हैं। तो हमने उस मैटर को स्टडी किया था कि वो मैटर कितनी फॉर्म्स में दिखाई देते हैं। देखिए स्टडी किस तरह से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं मैटर से। फिर हमने ये स्टडी किया था, फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी किया मैटर के बारे में। सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी किया कि मैटर के क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। ये प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मिल सकता है मैटर आपको, या ये किस फॉर्म में मिलेगा? इम्प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में मिलेगा। तो हमने मैटर को क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। देखिए आगे से आगे पहले मैटर को स्टडी किया, मैटर के बाद प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस को हमने ब्रीफली स्टडी कर लिया, जिसको हमने क्या बोला था? मिक्सचर्स, फिजिकल मिक्सचर्स। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप किए जाएंगे तो वो क्या बनेगा? इम्प्योर सब्सटेंस। इसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में भी हमने कुछ बातें स्टडी की थी। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था किसको? एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। तो बेसिकली अब थर्ड चैप्टर में हमारी स्टडी इसी से रिलेटेड है। जो एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है? वो एटम्स होंगे, और जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली क्या होंगे? वो होंगे मॉलिक्यूल्स। और दोनों को ही क्या बोला जाता है? दोनों को ही पार्टिकल्स बोला जाता है। तो हमारे आसपास जो भी मैटर है वो किन से मिलकर के बना हुआ है? वो एटम से, या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे मिलकर के बना है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दोनों को ही क्या बोला जाता है? इन दोनों को ही हमने स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर थे उनमें हमने इनको क्या बोला था? हमने इनको पार्टिकल्स बोला था। लेकिन अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये पार्टिकल क्या होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? उन्हीं को पार्टिकल्स बोला जाता है। जैसे कि हम लोग एक जनरल सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं, H2O, वाटर। तो यहाँ पर ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये तीसरा मॉलिक्यूल है, इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के इस बीकर के अंदर। तो ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है क्योंकि ये दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बने। दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर के जो बनते हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूल बोल देते हैं। लेकिन ये बिहेव कैसा करता है? ये बिहेव करता है एज ए होल, मतलब एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ये। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ये एक्चुअल में तो क्या है? ये एक्चुअल में तो मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको भी पार्टिकल बोल देते हैं। ओके। इसी तरह से अगर मैं एक आयरन का ब्लॉक लेता हूं, मेरे पास ये आयरन का एक ब्लॉक है, और इसमें हमें पता है कि सारे पार्टिकल किसके होंगे? सारे पार्टिकल आयरन के होंगे, क्योंकि ये प्योर आयरन है। प्योर आयरन है तो इसमें सभी पार्टिकल किसके हैं? ये भी Fe का पार्टिकल है। आयरन का जो सिंबल है उसको Fe से लिखा जाता है। तो ये आयरन के पार्टिकल्स है। फर्स्ट पार्टिकल्स, ये एक एटम है, एक्चुअल में ये क्या है? एटम। तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ऐसे बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इनको क्या बोल रहे हैं? ये जो एटम्स हैं इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इनको भी हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। क्योंकि पहले एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी नहीं की गई थी। पहले तो यही बोला जाता था कि जो भी सब्सटेंस है वो किन से मिलकर के बना होता है? पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने यही स्टडी किया था। हमने उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स नाम ही नहीं लिया, हमने सिर्फ क्या बोला था? पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, मोशन करते रहते हैं। उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। तो सब जगह पर हमने पार्टिकल वर्ड लिखा था, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं लिखा था। तो एक्चुअल में ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या है? एटम्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर आएगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे एटम की, कि एटम कैसे बना। हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? एटम की स्टडी करेंगे कि एटम कैसे बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एटम के। अच्छा, और जो सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैटर हमें दिखाई दे रहा है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स हैं। अभी मैंने आयरन का ब्लॉक बनाया था, तो उसमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा,
उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, उसका कलर अलग होगा। इसी तरह से अगर मैं कॉपर मेटल को लेता हूँ तो कॉपर मेटल जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। जो कॉपर मेटल है वो रेड ब्राउन कलर का है, तो उसमें जो एटम्स हैं वो कॉपर के एटम्स हैं। और कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एनर्जी का अच्छा कंडक्टर है। ओके, और उसकी जो डेंसिटी है वो अलग होगी, उसका जो स्ट्रेंथ है वो अलग होगी। तो दो मैटर अलग अलग क्यों है, दो मैटर डिफरेंट डिफरेंट क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स होंगे, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स होंगे या अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जैसे कि हम लोग NaCl और H2O को मिक्सअप कर देते हैं, NaCl और H2O को मिक्सअप कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। अब वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन सा होता है? H2O का। ये हमने एक बीकर के अंदर NaCl को मिक्स कर दिया, तो एक जनरल थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये H2O का मॉलिक्यूल है और ये NaCl का मॉलिक्यूल है। तो ये भी दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बना है, ये भी दो एटम से मिलकर के बना है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, तो उससे क्या बना था? सॉल्ट सॉल्यूशन बना था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर मिक्सअप किए जाएंगे तो प्रॉपर्टीज फिर चेंज हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज फिर से क्या हो जाएंगी? मैटर की चेंज हो जाएंगी। ओके, अब देखिए इसके बारे में स्टडी कब शुरू हुई, इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले महर्षि कनाद, फिलोसफर बोला जाता है इनको, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हम इनको। महर्षि कनाद, ये कब की बात है? तो आंसर है अराउंड 500 BC, बिफोर क्राइस्ट। देखिए हमारा जो कैलेंडर है अभी 2000 ईयर से चल रहा है, 2000 साल हो चुके हैं, 2020 चल रहा है, मतलब 2020 साल हो चुके हैं, और उससे भी 500 साल पहले की बात कर रहा है। तो 2000 साल ये हो गए और 500 साल उससे भी पहले, तो अप्रोक्सीमेट 2500 ईयर्स हो गए। ओके, तो लगभग 2500 साल पहले महर्षि कनाद जो है उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो भी मटेरियल है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी मटेरियल्स हैं वो सब डिवाइडेड होता है, मतलब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड करते करते एक ऐसा छोटा पार्टिकल आएगा जिसको हम और आगे तोड़ नहीं पाएंगे, जिसको हम और आगे तोड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए उन्होंने बोला कि जैसे कि हमारे पास ये एक गोल्ड की बार है, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ये गोल्ड बार को, और ये जो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? ये ऐसा टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। फिर इसको और आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे? तो आंसर है इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो हम लोग इस जो डिवाइडेशन है इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो ऐसा कंटिन्यू रखेंगे तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा, और जब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो सबसे जो छोटा पार्टिकल बचेगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा दैट इज इनडिविजिबल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that is indivisible is called atom। लेकिन महर्षि कनाद है तो इंडियन फिलोसफर है ये, तो इन्होंने इसको एटम नहीं बोला था, इन्होंने इसको बोला था परमाणु। क्या बोला था इसको? परमाणु। तो महर्षि कनाद ने लगभग 2-2,500 साल पहले इसके बारे में बता दिया था कि हम लोग अगर मटेरियल को डिवाइड करते जाएंगे तो मटेरियल डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड करते करते सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, ये डिवीजन रुक जाएगा जहां पर, उस पार्टिकल को क्या बोला जाएगा? उस पार्टिकल को परमाणु बोला जाएगा। परमाणु बोल सकते हैं या आप उसको क्या बोल सकते हैं? एटम बोल सकते हैं। ठीक है, ये महर्षि कनाद ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
फर्स्ट हमने पढ़ा महर्षि कणाद के बारे में, जिन्होंने हमें बताया था कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। ओके, इसके बाद में एक और इंडियन फिलोसफर है, फकुदा कात्यप। देखिए ये जो फकुदा कात्यप है, इन्होंने इस स्टडी को और आगे बढ़ा दिया। इंडियन फिलोसफर है ये भी, इन्होंने इस स्टडी को और आगे बढ़ा दिया। और आगे बढ़ा दिया तो इन्होंने ये बोला कि जो भी हमें मटेरियल मिलते हैं वो किन से मिलकर के बने होते हैं, वो एटम से मिलकर के बने होते हैं, वो पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो इनका कहना यह था कि जो परमाणु है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और हमें जो सब्सटेंस है वो कंबाइन स्टेट में दिखाई देगा। हमें जो सब्सटेंस है वो कौन सी स्टेट में दिखते हैं, ज्यादातर जो सब्सटेंस है वो कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। कंबाइन स्टेट में मिलते हैं मतलब कि जैसे कि H2 हो गया, H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम्स हैं, वो आपस में कंबाइंड है, केमिकली कंबाइंड है, और जिससे क्या बना, मॉलिक्यूल बना, और वो हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, कंपाउंड की फॉर्म में, मतलब कि सब्सटेंस की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी एटम्स होते हैं वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एटम्स हैं वो कौन सी स्टेट में मिलेंगे आपको, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हैं वो आपको कौन सी स्टेट में मिलते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो इन्होंने ये फर्दर डिस्क्रिप्शन दिया। इसके बाद ग्रीक फिलोसफर है, इसी के आसपास 2000 साल पहले की बात कर रही है। तो ग्रीक फिलोसफर है, उनके नाम लिखता हूं मैं, डेमोक्रिटस एंड लूसिपस। इन्होंने भी क्या बताया, इन्होंने भी यही बोला, जो बातें महर्षि कणाद ने लगभग 2500 साल पहले बता दी थी, ग्रीक फिलोसफर बाद में जब आए उन्होंने भी वही बातें रिपीट की। क्या रिपीट की, उन्होंने भी यही बोला कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, ये डेमोक्रिटस और लूसिपस इन दोनों ने यही बताया कि अगर हम मटेरियल को डिवाइड करते जाएंगे तो वो डिवीजन चलता जाएगा, और डिवाइड होते होते एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा जो कि इनडिविजिबल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा जो कि इनडिविजिबल होगा। उस छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एटम। और ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल। ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां से उन पार्टिकल्स का नाम एटम रखा गया, यहां से उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया, एटम रखा गया। और एटम का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, मतलब जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में तो हम ये स्टडी करेंगे कि एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एटम्स भी और आगे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है एटम भी। तो ये भी डिविजिबल होता है, इसको भी तोड़ा जा सकता है आगे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। ओके, तो ये कहानी बताई इन्होंने। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि किसने क्या क्या बताया, और एटम को सबसे पहले क्या डेफिनेशन दी गई फिलोसफर्स के द्वारा, नॉट साइंटिस्ट। ये प्रूफ करके नहीं बताते थे, साइंटिस्ट उनको बोला जाता है जो अपनी थ्योरी को प्रूफ करके बताते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये फिलोसफर हैं, बस ये जो भी बोल देते थे लोग इसको मान लेते थे, महर्षि हैं। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए दो लॉज आएंगी, वो दोनों लॉज किस किस ने बनाई और कैसे बनाई उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसके और भी नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो नाम भी आपको बता दूंगा कि अलग अलग नाम से भी इस लॉ को बुलाया जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी करते हैं। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये 1774 के अंदर लेवोइजियर ये लॉ लेवोइजियर ने बनाई थी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वो जब भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, मतलब कि जब भी दो सब्सटेंसेस के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन करवाते थे, तो उन्होंने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। जो मास है ना तो वो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। इसका मतलब मास ना तो क्रिएट होगा किसी केमिकल रिएक्शन में और ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा किसी केमिकल रिएक्शन में। तो बस ये एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने इस लॉ को लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लेवोइजियर ने जो लॉ को लिखा उसको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन पहले आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। पहले आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो पहले केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के बाद फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है। इट इज ए प्रोसेस in which new substances with new properties are formed। इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बताया था मैंने आपको। इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनेंगे और उन नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज होंगी। किसी दूसरे सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टीज क्या नहीं करेंगी, मैच नहीं करेंगी। और इसमें क्या होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन ए केमिकल रिएक्शन only rearrangement of atoms take place। only rearrangement of atoms take place। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आप जानते ही हैं, इसको मैंने केमिकल चेंजेस में बताया था कि नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ में। केमिकल रिएक्शन के बाद में यही होता है। ओके और केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ना तो एटम्स क्रिएट होते हैं और ना ही एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम्स ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाएंगे और उससे नया सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे कि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के। ओके अब केमिकल रिएक्शन में देखिए एक एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस एनर्जी। ये रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उस एनर्जी को हम लोग किसी भी काम में ले सकते हैं। उस एनर्जी को हम लोग इंजन चलाने के काम में ले सकते हैं, खाना पकाने के काम में ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करवाते हैं, C+O2 CO2। अच्छा अब इस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो एटम्स, ये जो एलिमेंट्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद में बनते हैं, जो नए सब्सटेंस बनेंगे, जो कि यहां लिखा हुआ है, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज ना तो कार्बन से मैच करती है ना ऑक्सीजन से मैच करती है। इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है इन दोनों से, मतलब कि किससे? रिएक्टेंट से। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या एटम क्रिएट हुए, क्या एटम डिस्ट्रॉय हुए? आंसर है नो, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ गए और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट हो गए इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से। वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि एटम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। देखिए, बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन दोनों के नंबर्स को लिखते हैं। बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं कार्बन। कार्बन का नंबर कितना है? रिएक्शन से पहले 1 है, रिएक्शन के बाद भी 1 है। तो क्या नंबर में चेंज हुआ क्या? आंसर है नो। ऑक्सीजन का जो नंबर है वो रिएक्शन से पहले 2 था और रिएक्शन के बाद भी कितना है? रिएक्शन के बाद भी 2 है। तो एटम्स के नंबर चेंज नहीं हुए। इसका मतलब ना तो एटम क्रिएट हुए ना डिस्ट्रॉय हुए, सिर्फ वो रीअरेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, अब इसमें मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व रहेगा तो उसके बारे में सुनिए। जैसे यहां पर ये जो रिएक्टेंट है, मैंने कार्बन लिया 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन ली। 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो रिएक्शन से पहले टोटल मास कितना है? रिएक्शन से पहले इसका टोटल मास है 44 ग्राम। रिएक्शन से पहले इन दोनों का टोटल मास कितना है? 44 ग्राम्स। तो 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमने इनका टोटल मास देख लिया, मतलब रिएक्शन से पहले टोटल मास निकाल लिया। कार्बन को मेजर कर लिया हमने, 12 ग्राम है, ऑक्सीजन को मेजर कर लिया 32 ग्राम है। अब दोनों को रिएक्ट करवाने वाले हैं, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है, जब इसके मास को मेजर किया तो ये मास भी कितना मिला? 44 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले सब्सटेंस का जितना मास था, रिएक्शन के बाद भी मास उतना ही रहेगा। मतलब कि ये जो मास है वो क्या हो रहा है? वो कंजर्व हो रहा है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहां पर रिएक्शन से पहले 44 ग्राम मास था, तो रिएक्शन के बाद भी कितना मिलता है? 44 ग्राम मास मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कितने ग्राम बनती है? वो 44 ग्राम बनती है। तो इससे ये, इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास है वो कंजर्व रहता है। वो क्यों रहता है? उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एटम्स ना तो क्रिएट होंगे ना एटम डिस्ट्रॉय होंगे। इस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स है, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बात भी इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम जो है ना तो वो क्रिएट होंगे और ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो मास कंजर्व ही रहेगा, फिर जितने एटम पहले थे उतनी एटम बाद में रहेंगे। और केमिकल रिएक्शन देखिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे ये केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है? इट इज हाईली रिएक्टिव। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास, उनको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में मास कैसे कंजर्व रहेगा? मास कंजर्व रहेगा तो देखिए कैसे।
हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया फॉर एग्जांपल, ये जो लेवोइजर थे इसी तरह के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 32 ग्राम क्या लिया, ऑक्सीजन। टोटल मास कितना है, 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं और 32 ग्राम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इनका टोटल मास जो होगा वो कितना होगा, दैट इज 36 ग्राम। कितना आएगा, 36 ग्राम। तो केमिकल रिएक्शन से पहले जो भी सब्सटेंस उन्होंने लिए उसको उन्होंने मेजर कर लिया, बीम बैलेंस के थ्रू, वेटनिंग मशीन के थ्रू उनको मेजर कर लिया, और 36 ग्राम इन्होंने मटेरियल लिया, टोटल मटेरियल। और जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवाई, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ये जो H2O बना, वो H2O कितने ग्राम बना, तो आंसर है 36 ग्राम। तो जब रिएक्शन के बाद में ये H2O बना तब भी कितना बना, 36 ग्राम बना। तो रिएक्शन से पहले सब्सटेंसेस का जितना मास था, रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बना उसका भी वही मास है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखिए, फिर से यहाँ पर हम लोग इस टेबल बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एटम, कौन सा एटम है, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। ये 2H2 लिखा हुआ है, 2H2 का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल H2 के, ये इस तरह से लिखा जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H। इसको लिखा जाता है H2, इसको लिखा जाता है H2। H2 H2 कितने हो जाएंगे, 2H2 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। और रिएक्शन के बाद भी कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 इंटू 2 मतलब कि ये कितने हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन, रिएक्शन से पहले कितनी ऑक्सीजन है, O2। O2 का मतलब है O डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर भी 2 लिखा गया। रिएक्शन के बाद में कितने एटम्स हैं, 2 इंटू O। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद भी 2 एटम्स है। तो रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, 6 एटम थे, रिएक्शन के बाद भी 6 एटम है, जिसमें से 4 हाइड्रोजन के थे, 2 ऑक्सीजन के थे, और वही नंबर सेम है रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। तो इनके नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि एटम्स ना तो यहाँ पर क्रिएट हुए और ना ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट होकर के एक नया सब्सटेंस बन गया, दैट इज H2O, वाटर। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं इस लॉ को लिखता हूं, ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी थी मैंने। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट से। देखिए इसको मैं 2-3 सेंटेंस के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ओके, इसी लॉ के बारे में लिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ के बारे में। अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, मैं आपको दोनों तीनों मेथड बता देता हूँ इसको लिखने के। मैटर इज, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मैटर ही तो है, मटेरियल है। मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। ओके, आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, या एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन। यहां पर लिखता हूं मैं, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स
the total mass of the products is always equal to the total mass of the reactants. किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका जो टोटल मास होगा वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर आएगा, हमेशा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा. So there is no change in the mass during a chemical reaction. So there is no change in the mass during a chemical reaction. This is called law of conservation of mass. इसको क्या बोला जाता है? law of conservation of mass बोला जाता है. आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो ये भी सही है, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके जो मासेज हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनके मास में कोई चेंज नहीं होता. मतलब कि मटेरियल ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, तो एटम्स ना तो बनेंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, वो जितने थे उतने ही रहेंगे, उनका नंबर चेंज नहीं होने वाला, तो मास भी कंजर्व रहेगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता दूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, कि किस तरह से इसको लेबोरेटरी के अंदर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है. ओके, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. फिर इसको स्टडी करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को. ओके, थैंक यू सो मच.